गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अर्शिता, आरवा, आशुतोष, कैसे हो भाई सभी? ठीक है, आज कुछ मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ऐप पे, बट हो नहीं पाया। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है ना, क्योंकि एक एक क्षण हमारे लिए बहुमूल्य है ना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सर, ऐसे कैसे? चलो जी, शुरुआत करते हैं। आप सभी आ गए हो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक लोग अभी शायद वो ऐप का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे। यार किसी ने मैसेज देखा नहीं होगा। हाउ शुड आई इन्फॉर्म देम? चलो 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 चलो, 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। वंस एवरीवन विल ज्वाइन देन विल स्टार्ट। हाँ जी, कैसे हो बाकी सभी? कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पीजीबीपी। आप सभी जो भी ज्वाइन होते जाएं प्लीज अपडेट कर देना, ताकि आई विल गेट आइडिया कि यस नाउ। यस राहुल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कैसे चल रहा है भाई सभी के? पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? अब आपको ना इस चैप्टर के साथ साथ जो कॉम्बो में कराने वाला हूं, तैयार हो जाओ। इस चैप्टर के साथ साथ जो कॉम्बो आपका होने वाला है, पीजीबीपी प्लस टीडीएस और फिर डिडक्शंस। ठीक है ना, डिडक्शन तो ये समझो मैं हर चैप्टर के कॉम्बो में चलाता रहूंगा, ताकि आपकी डिडक्शन मजबूत हो जाएगी। यस शिवानी, गुड मॉर्निंग। अब यहां आप ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो। दोनों चैप्टर में मोटा मोटी आप समझ लो कि ऑलमोस्ट मेजर 60 to 70% टीडीएस आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मैं टीडीएस कराऊंगा नहीं, मैं टीडीएस सेपरेट और कराऊंगा। वो कराने का पर्पस क्या है कि जब मैं वो कराऊंगा तब आप और कनेक्ट कर पाओगे चीजों को अच्छे से। गुड मॉर्निंग जूही। सोने का टाइम नहीं मिल रहा, क्यों राहुल, ऐसा क्या हो गया है भाई? किस परेशानी में हो? हैं तो सोने का टाइम नहीं मिल रहा आपको? क्या चल रही है परेशानी आपकी? सर जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, हैं? परेशानी है सर। सही ना राहुल? यस आदित्य, गुड मॉर्निंग। आयुषी, गुड मॉर्निंग। केम छो? તમે સારું છે? તમે મજામાં हो? सर मेरे सारे सवाल भी आप ले पूछ लेते हो, जवाब भी आप ही दे देते हो। कमाल हो सर आप। हाँ जी, चलो अब शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आ चुके हैं। यस राहुल बोल रहा है यस सर। चलो जी यार, आप सभी एक काम करो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ। कैसे बनाता है, मैं सभी को आपको वो लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करो आप सभी उस पर। राहुल कैसे बनाते हैं ग्रुप, बताओगे क्या यार मुझे? ग्रुप बनाना है मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाऊँ? न्यू ग्रुप बना दूँ, बट उसमें नंबर ऐड करने पड़ते हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट है राहुल, बताओगे क्या मुझे यार? हाथों हाथ बना दूँ यार, फिर वो बनेगा नहीं। वो एक अपन ग्रुप बनाते हैं ना, कि जिसमें आप सभी ऐड हो जाओगे ऑटोमेटिकली। कैसे बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे प्लीज? अगर फटाफट से बन सकता हो तो बता दो, नहीं तो ठीक है, बाद में बाद में बना लेंगे उसका। हाँ जी, बताओ ना राहुल, तो कैसे बनेगा फटाफट? अगर 5 मिनट में आप बताओ, अगर कोई तरीका है जिससे मैं बना सकता हूं तो बता दो, तो अभी सभी के लिए उस ग्रुप पे वो भेज देता हूं, तभी आप सभी उस पर कनेक्ट हो जाओगे मेरे साथ, है ना? और फिर सभी के नंबर भी मैं वहीं से सेव कर लूंगा। कहाँ जाना है मुझे ये बताओ आप तो। सेटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस टूल, न्यू ग्रुप में तो यार वो सभी के नंबर ऐड करने पड़ते हैं। सर लिंक ग्रुप में डाल दीजिए। आपको कैसे करना है, लिंक कैसे जनरेट करूं? ग्रुप के लिंक के यहाँ यूट्यूब पे डाल दीजिए। अरे कौन सा ग्रुप कैसे बनाऊं, लेकिन लिंक कहाँ से क्रिएट करूं, बताओ तो सही तू मुझे। ऐसे कोई भी ग्रुप बना लूं क्या, रैंडम? ओके, मान लो मैंने बनाया जो नंबर सेव किए मैंने, मान लो उसके एक ग्रुप बनाया मैंने अपना, CA
इंटर May 24 यूनिक। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ग्रुप परमिशन मेरे पास जो एक नंबर सेव है वो बनाया मैंने। अब इसका लिंक आप बोल रहे हो मैं यहाँ डाल दूँ, ओके। ये कैसे डलता है ग्रुप का लिंक? ग्रुप इन्फो, ये रहा, इनवाइट वाया लिंक, कॉपी लिंक, ओके। और ये लिंक मैं आपको इधर भेज देता हूँ। आ गया, देखो ग्रुप आ गया। चलो जी, बन गया फाइनली ये चलो आप सभी ज्वाइन हो गए हो, वेरी गुड। तो बस आप जो सभी ज्वाइन हो चुके हैं, वेरी गुड। अब अपन सारा अपना डिस्कशन रेगुलर यहीं पे रखेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, मतलब मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। आ गया ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं आपका केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर केबीसी दिमाग में कैसे आया? यहाँ केबीसी दिख गया इसलिए दिमाग में आ गया चलो जी, आ जाओ हाँ जी, पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कौन बताएगा? अब मेरे साथ तैयार हो जाना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टीडीएस वाला फंडा ऑल्सो, ओके, अलॉन्ग विद दिस चैप्टर। बट अभी नहीं, जहां जहां मेरे को रिलेवेंट लगेगा मैं वहां पे इसे अकोमोडेट करूंगा, अभी नहीं। हाँ जी राहुल, बोलो, हुकुम हुकुम फरमाओ। राहुल भाई हुकुम फरमाइए। मजा आता नहीं आता टेक्स्ट पढ़ने में, ये बताओ पहले तक है भाई? कभी लगा इतना भारी एक भी चैप्टर एक भी दिन भरी गया? नहीं ना, रिलैक्स। हाँ जी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अरे तुम्हें पता है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को नहीं समझ आती कौन सी इनकम भाई, कौन सी इनकम। कुछ सेक्शन वेक्शन होता है क्या? मुझे थोड़ी पता है इतना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तुम्हें कितना बार बताया मैंने, पूरा बोला करो। सेक्शन कौन सा? आज कोई हुक्म नहीं है, राहुल बोल रहा आज कोई हुक्म नहीं है आयुष भी बोल रही है हाँ सर हमें पता है आप पढ़े लिखे नहीं हो। इनकम एज पर सेक्शन 28 और 41, ठीक है, उसमें से आप खर्चे लेस करोगे, एक्सपेंसेस लेस करोगे सेक्शन 32 37, मतलब 30 से लेके 37 तक के खर्चे, 30 से लेके 37 तक के खर्चे, 30 31 32 33 34 35 36 37, 30 से लेके 37 तक के खर्चे विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको 3 रेस्ट्रिक्शन बताऊंगा, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B। तो सर इस इनकम में से ये खर्चे घटाएंगे, ये खर्चे बिजनेस के होने चाहिए, रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए और लीगल होने चाहिए, राइट। बट इवन दो बिजनेस के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, लीगल है, लेकिन फिर भी पापा जी की रेस्ट्रिक्शन है सर। इन पापा जी की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग खर्चा करोगे ना तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा सर। ओके ओके ओके। तो ये जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। वेरी गुड। चलो जी, अब मुझे ये बताओ सेक्शन 28 में हमने क्या बातें करी थी? चलो इधर ले लेता हूं, सेक्शन 28 बोलिए। सेक्शन 28 में हमने क्या देखा था? सेक्शन 28 में हमने देखा था इनकम टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है, राइट। तो वैसे ही पीजीबीपी के अंदर यस, इनकम टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी? पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ सर जनरली रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है, लेकिन 28 क्या बोलता है भाई? रेवेन्यू नेचर की इनकम तो आएगी, लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिकली बता दिया है, तुम दिमाग मत लगाना, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, उसे हमने अगर लिख दिया है सेक्शन 28 में तो वो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होगी, राइट। वेरी गुड। तो अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, ठीक है। दूसरा नॉन कंपीट फीस या कोई भी आपको कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है, कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है। कंपनसेशन क्यों रिसीव्ड हुआ? डू नॉट शेयर, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एनी बिजनेस और प्रोफेशन,
डू नॉट शेयर एनी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रोसेस एक्सेट्रा विथ एनीवन। ठीक है ना, जैसे अपन ने उसको किसको, भोलू भाई को बोला था, भोलू भाई हल्दीराम को नहीं देने का रे मसाला नमकीन, मेरे को ही सप्लाई करने का, वो प्रोसेस किसी और को नहीं बताने का भोलू भाई, राइट, वेरी गुड। तीसरा, चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। तीसरा, फिर हमने देखा था गिफ्ट या परक्यूजिट्स अगर आपको रिसीव हुआ है ना, बिजनेस के कारण, अगर आपको बिजनेस के कारण अगर आपको कोई भी गिफ्ट या परक्यूजिट्स रिसीव्ड हुआ है, वो आपके लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा। फिर हमने देखा था कीमैन इंश्योरेंस, और एक उसके पहले हमने एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी देखा था, है ना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर आपको एक्सपोर्ट के कारण इंसेंटिव मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, सब्सिडीज, राइट, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिल रहा है, आप उसे बेचते हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इट विल बी द इनकम अंडर द पीजीबीपी, राइट। हाँ, और कीमैन इंश्योरेंस अगर कंपनी ने अपने कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन का इंश्योरेंस करवाया है, आपको सबको मेरी आवाज आ रही है क्या बराबर से? थोड़ा धीरे बोलूंगा चलेगा ना? हाँ, अगर कंपनी ने अपने फॉरेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का कीमैन इंश्योरेंस कराया, तो अगर मान लो मैच्योरिटी पे या ऑन एनी कैजुअलिटी अगर कंपनी को पैसा मिलता है, मतलब एम्प्लॉयर को पैसा मिलता है, तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बट सॉरी, बट अगर मान लो एम्प्लॉयर को, वेट फॉर अ मिनट, हाँ, हाँ जी, वेरी गुड, परफेक्ट, आप सभी एकदम फटाफट मस्त जवाब दे रहे हो। एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो गया, कीमैन इंश्योरेंस एम्प्लॉयर को मिलता है तो एम्प्लॉयर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी अदर को मिलता है, एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी और को मिलता है, तो उसके लिए आईएफएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, वेरी गुड। छठा, अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो, तो यस, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया है उस दिन की एफएमवी विल बी द आपका इनकम मानी जाएगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, अब 2-3 पॉइंट आपसे मिस हो रहे हैं, फटाफट से बोलो वो भी पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपसे मिस हो रहे हैं, 7th 8th 9th, बताओ। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट कुछ भी देती है, वहां पर मैंने आपको बताया था सेक्शन 40B का रेस्ट्रिक्शन रहता है, राइट, सेक्शन 40B का रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो 40B के रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये खर्चा करना होता है, ठीक है ना, सेक्शन 40B का रेस्ट्रिक्शन होता है। तो जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउड हो गया है वो पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर 40B की लिमिट यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी, कितना लिमिट अलाउड होगा, वहां के लिए आपको 40B की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको एक बताया था कि एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को, ये जो एसोसिएशन होती है ना, दिस एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो उससे जो उनको अमाउंट मिलता है वो उनके लिए क्या हो जाएगा, पीजीबीपी हेड की इनकम माना जाएगा। और लास्ट, स्पेसिफाइड बिजनेस, आपको मैं पीजीबीपी में कराऊंगा सेक्शन 35AD। ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए अराउंड 14 बिजनेस में यहाँ पर बताऊंगा, 14 बिजनेस गवर्नमेंट ने इन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इन्हें स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में डाल दिया और बोल दिया यस, और उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, ठीक है, कोई भी एसेट्स खरीदते हो, तो तुम्हें 100%, जनरली मैंने आपको क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई एसेट्स खरीदते हो, तो जो खर्चा तुमने किया है वो पहले साल में तुम्हारा पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा, 100% डिडक्शन तुम्हें पहले साल में मिल जाएगी। जनरली अगर आप मान लो 10 लाख की एसेट्स खरीदते हो, तो 10 लाख की एसेट्स पे आपको कभी भी पूरा खर्चा अलाउड नहीं होता है, क्योंकि दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट रेवेन्यू। और हमने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का खर्चा ही अलाउड होता है, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। बट सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
ये तो आपका अलाउड हो गया था, बिल्कुल सेक्शन 35AD में बताऊंगा ये अलाउड हो जाता है जब आपको 100% खर्चा अलाउड हो चुका है, राइट। यहां देखो P&L में अगर आपने एसेट्स खरीदी 35AD की है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सेक्शन क्या होता है, राइट। वहां 10 लाख रुपए का खर्चा पूरा का पूरा आपको अलाउड हो गया, मतलब आपको डेबिट में पूरा का पूरा खर्चा अलाउड हो गया, ठीक है। मतलब आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए से कम हो गया। ये कहता है कि फ्यूचर में जब कभी आप इस एसेट्स को बेचोगे, फ्यूचर में आप जब कभी इस एसेट्स को बेचोगे तो इससे जो इनकम होगी, जो भी इसको बेचने पे जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी पीजीबीपी हेड में। मान लो 10 लाख की पूरा का पूरा खर्चा मेरे को अलाउड हो गया, मान लो फ्यूचर में मैं इसे 4 लाख रुपए में बेचता हूँ तो ये 4 लाख रुपए विल बी माई बिजनेस इनकम, 4 लाख रुपए विल बी माई बिजनेस इनकम। ये चीज ध्यान रखना जब भी मैं बेचूंगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो सेक्शन 28 इज डन। बोलो भाई। यस, तो सेक्शन 28 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी है स्पेक्युलेटिव इनकम, वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कनेक्टेड चीजें कराऊंगा, फिर आपको स्पेक्युलेटिव भी बता दूंगा मैं। आवाज आ रही है ना? हेलो, यस, अब आई थिंक ठीक है आवाज। तो अभी हमने क्या देख लिया, सेक्शन 28 देख लिया है। और हमारा पीजीबीपी का सेक्शन कहां से कहां तक शुरू होता है? पीजीबीपी के जो सेक्शन हम देखने वाले हैं वो कहां से कहां तक शुरू होंगे हमारे? पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेके 44DB। तो 28 हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब मैं आपको सेक्शन 29 के बारे में पूछना चाहता हूं। सेक्शन 29 क्या है, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड हर्षिता, यस। सेक्शन 29 क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे? सर आपने बताया नहीं, ऐसे नहीं होता है सर, आप बताओगे तब पता पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है सर, गलत बात है सर। बताया था मैंने, अगर किसी को याद आ रहा हो सेक्शन 29 बताओ। परफेक्ट हर्षिता, जूही, आयुषी, परफेक्ट। थोड़ा सा टाइम लैग है, मैं बोलता हूं वो आपको थोड़ा लेट सुनाई आता है, आप जो लिखते हो मेरे को थोड़ा सा लेट दिखता है, दैट्स द मतलब अराउंड मान के चलो 30-40 सेकंड का डिफरेंस आ ही जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू कैलकुलेट द पीजीबीपी इनकम, ये सेक्शन 29 बताता है। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी का इनकम, किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, वो कौन बताता है? वो सेक्शन 29 बताता है। तो जो अपन ने देखा था ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अपन ने क्या देखा था, 28 और 41 की इनकम ले लो, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दो विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, ठीक है ना, विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B। इसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। ये कौन बताता है? ये सेक्शन 29 बताता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। फॉर्मेट ऑफ पीजीबीपी, यस, हाँ, मतलब आप ये समझ सकते हो किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, वो ये बताता है, ठीक है ना। फॉर्मेट इज दैट, दिस इज द फॉर्मेट ओनली, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। नो डाउट एग्जाम में हमें जाना है तो हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेंगे, बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दिस इज द प्योर लॉजिकल फंडामेंटल चीजें हैं जहां पे हम प्रोसेस हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मैं कराऊंगा मैं किस तरीके से हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, आई विल टेल यू, ठीक है। टेल हाउ टू कैलकुलेट, वेरी गुड। तो नाउ यू ऑल आर क्लियर अबाउट सेक्शन 28 और 29। अब मैं आपको लेके चलता हूं, सर इनकम हमें समझ आ गया है, सेक्शन 41 आपको लेटर ऑन बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन 41 को समझने के लिए आपको 30 से 37 का थोड़ा सा ग्लिम्स होना जरूरी है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 आपको बाद में बता दूंगा, काई को टेंशन लेने का भाई, भरत भाई है ना, काई को टेंशन लेने का। सो यहां पर आपकी क्लियरिटी हो चुकी है सेक्शन 28 को लेके कि हाँ भैया ये दिस इज द इनकम। सेक्शन 29 बोलता है किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाता है। अब आता है सेक्शन 30, सेक्शन 30 से 37, these are expenses, these are expenses, these are expenses, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, 30 से 37। चलो जी अब चलते हैं अपन, ये जो तुम अपन देख रहे थे ना कल,
भैया पोहे वाले गल्ले में जो ये खर्चा हो रहा है, ये कैसे पता पड़ा कि सर ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं? जब आप सेक्शन 30 से 37 देख लोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि वेदर दिस एक्सपेंडिचर अलाउड और नॉट। ठीक है ना? जब आप 30 से 37 देख लोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या ये खर्चा अलाउड है या नहीं है। और जब 40 to 43 बी देख लोगे तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी कि सर क्या ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ कम ऑन सेक्शन, हम देखो ये भी आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अब अपन चल रहे हैं एक्सपेंसेस पार्ट, सेक्शन 30 से 37। चलो जी, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था ध्यान रखना है, मैं वापस पूछूंगा यही बात, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? वापस से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या बात करते हो सर, कल पूछ तो लिया था, कोई बात नहीं, वापस जवाब दे दो। अब सब सही जवाब देना, क्योंकि अब आगे के सेक्शन जो है ना, तुम इस तरह सही जवाब से कनेक्ट करवा दूंगा सारे। याद तो करने देता नहीं हूं मैं तुम्हें कुछ, याद व्याद का तो कोई बात ही नहीं है भाई, याद कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। नहीं हर्षिता, थोड़ा सा और रिफॉर्म करो। वैसे ठीक है आपकी बात, ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। हर्षिता का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ठीक है। उसे एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी अपन ने क्या बोली थी? प्लेस, वेरी गुड, ठीक है। एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी अपन ने क्या बोली थी? अब ये आंसर किसने दिया था? आई डोंट नो, किसी ने तो दिया था, एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी बोली थी किसी ने। चलो, एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी आप में से किसी ने कल बोली थी इंफ्रा। हमें क्या चाहिए? बिजनेस शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बिल्डिंग आ जाती है, और प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर आ जाता है, और प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पीजीबीपी के टर्मिनोलॉजी में प्लांट एंड मशीनरी कुछ अलग चीज है। आपको सबसे पहले ये समझा देता हूं, सर ये बिल्डिंग क्या होती है, ये फर्नीचर क्या होता है, और ये प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है। तो ये आपको ये टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर मतलब फर्नीचर। अब ये बोलता है कि पीजीबीपी इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी में तीन चीजें हैं भैया। टेंजिबल एसेट्स को तीन पार्ट में कैटेगराइज्ड किया है। पहला बिल्डिंग, दूसरा आपका फर्नीचर, और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज इन दोनों के अलावा जो कोई चीजें हैं दैट विल बी प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल, समझ आया? बिल्डिंग और फर्नीचर के अलावा जो चीजें हैं वो सब प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगी। ये समझ आ रहा है क्या आपको? तो बिल्डिंग तो इंफ्रा चाहिए। अब देखो, अगर मान लो मेरे को पोहे का दुकान आउटलेट शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे एक जगह चाहिएगी, है ना, जहां पर मैं, या तो वो जगह मेरी खुद की होगी तब तो बढ़िया है, और नहीं तो किराए पे लेनी पड़ेगी। सिंपल है भाई, किराए पे लेनी पड़ेगी। फिर क्या चाहिएगा मुझे? फर्नीचर भी चाहिएगा वहां पे। फिर मुझे क्या चाहिएगा? फर्नीचर भी चाहिएगा। फिर फर्नीचर के अलावा मैं कोई एसी वेसी फिटिंग करवाऊंगा, लाइट है ना, एसी फिटिंग करवाया मैंने, पोहे बनाने की मशीनरी वगैरह लेके आया। सो व्हाट ऑल दीज, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, राइट, मशीनरी हो गई, दीज ऑल आर कम्स अंडर प्लांट एंड मशीनरी। ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सब कहां पर आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब यहां पर आपके पास तीन कैटेगरी है। जैसे ही आपका एक्सपेंसेस को समझना होना, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि यार बिजनेस में चाहिए क्या, ठीक है। बिजनेस में हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सर इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा में आपके पास क्या क्या आ गया? बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, और प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है। यस, एग्जैक्टली। तो ये कहता है बिल्डिंग और फर्नीचर के अलावा सारी चीजें ना वो कहां पर आ जाती है? प्लांट एंड मशीनरी में आ जाती है। तो अगर मैं बोलूं जैसे मेरा एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, राइट, मशीनरी है, मोटर कार है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ये सब कहां पर आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में। मतलब यहां पर पीजीबीपी में एसेट्स को थ्री पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है, या तो बिल्डिंग है या फर्नीचर है, और जो बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है वो सब क्या हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, बिजनेस में तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए?
बिजनेस में सबसे पहले सर बिल्डिंग मतलब जगह चाहिए, राइट, और जगह और फिर उसके बाद में फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो अब जगह पे मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने बिल्डिंग ली है ना, तुमने एक बिल्डिंग ली, अब तुम्हें पोहे की दुकान शुरू करनी है, बिल्डिंग ले ली, अगर तुम्हारी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर तुम्हें रेंट का खर्चा देना पड़ेगा ना हर महीने। हाँ सर बिल्कुल देना पड़ेगा। और क्या क्या खर्चा हो सकता है बिल्डिंग पे, कोई बताएगा क्या मुझे, और क्या क्या खर्चा हो सकता है बिल्डिंग पे, कोई बताएगा मुझे, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग, बताओ क्या लगता है तुम्हें, और क्या क्या खर्चा हो सकता है, तुम्हारे कॉमन सेंस से बताओ कि और क्या क्या खर्चा बिल्डिंग पे हो सकता है, बोलो। बताओ और क्या क्या खर्चा तुम्हें लगता है जो हो सकता है बिल्डिंग पर। रिनोवेशन बिल्कुल ठीक है, इसे मैं बोल दूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वेरी गुड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और बताओ और क्या खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट फिटिंग, लाइट फिटिंग तो आपका इसमें आ जाता है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी तो बिजली का खर्चा है, बिल्डिंग से कनेक्टेड खर्चा बताओ जो उस बिल्डिंग के कारण हो रहा है, ठीक है ना, बिल्डिंग के कारण हो रहा है। नहीं लाइट फिटिंग वगैरह नहीं। इंश्योरेंस, वेरी गुड सर, एक्ट ऑफ गॉड, कभी कोई बिजली गिर गई तो इंश्योरेंस भी तो कराना पड़ेगा, वेरी गुड। और क्या, देखो अगर मान लो मेरे खुद का प्रॉपर्टी नहीं है तो रेंट हो गया, लेकिन अगर बिल्डिंग मेरी है तो मेरे को हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी तो देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, समझ आ रहा है। बस 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 ये लाइट वाइट सब हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब हटा दो, राइट। तो सर जो रेगुलर खर्चा होता है दैट इज रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये खर्चा होता है। तो ये जो खर्चा है बिल्डिंग से रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, नॉट कैपिटल नेचर का खर्चा, इट शुड बी द रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट। अगर मान लो आपने कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया है जो रेवेन्यू नहीं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो भैया वो यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर इन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है जो भी आपने खुद ने बताया, मैंने तो बताया भी नहीं है, देखो मैंने तो बताया भी नहीं है, आपने बताया, तो सेक्शन 30 के अंदर यही लिखा हुआ है कि ये खर्चे अलाउड हो जाएंगे। सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है, ये खर्चे अलाउड हो जाएंगे। आदित्य फर्नीचर अभी नहीं भाई, अभी आते हैं फर्नीचर पे, फर्नीचर तो अभी लूंगा ना अलग से। मुझे बताओ बिल्डिंग से कनेक्टेड खर्चा क्या क्या होगा। अगर जैसे मैं आज मान लो मेरे को बिल्डिंग खुद की है, तब तो मेरे को उसका प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उसका किराया देना पड़ेगा, फिर भैया उसका रिपेयर से रिनोवेशन कराना पड़ेगा ना, रिपेयर से मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा बिल्डिंग का, राइट। सो दीज आर द एक्सपेंडिचर, ठीक है, दीज आर दी एक्सपेंडिचर जो मेरे को इंकर्ड होंगे कनेक्टेड टू बिल्डिंग, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो ऐसे ही, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और फिर तुम्हें चाहिए फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, मुझे बताओ फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, बताओ बताओ। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी। वेरी गुड वेरी गुड, रिपेयरिंग का खर्चा, बिल्कुल, फर्नीचर को और प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयरिंग का खर्चा हो सकता है, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, वेरी गुड। और क्या खर्चा हो सकता है फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, बताओ। डेप्रिसिएशन बाद में आओ, अभी डेप्रिसिएशन के अपने को बाद में देखना है, डेप्रिसिएशन की समझ अभी नहीं है अपने को, ये समझो, ये समझाएगा अभी अपने को बाद में, मैं बताता हूँ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट थिंग, अलग चीज अलग आते हैं, अभी आते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया, यस आगे चलो। और क्या खर्चा हो सकता है फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, क्योंकि पीजीबीपी में साफ साफ बोला गया भैया कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करेंगे, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। यस बताओ और क्या हो सकता है,
मेंटेनेंस वो आ गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आ गया ये तो। इसका भी तो इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या? फर्नीचर का इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या भाई? उसका भी तो इंश्योरेंस करा लो। हाँ ठीक है ना। तो यस, तो रिपेयर्स और मेंटेनेंस और अगर इंश्योरेंस का खर्चा होता है फर्नीचर पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, तो वो अलाउड हो जाएगा आपको सेक्शन 31 के अंदर। सेक्शन 31 के अंदर। सर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेंट पे भी तो मिलते हैं आजकल फर्नीचर, तो रेंट क्यों नहीं लिखा? भाई जब उन्होंने प्रोविजन बनाया था ना, तब उनके दिमाग में ये था कि कौन रेंट पे लेगा फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, ये तो सब अपना खरीदते हैं, राइट? तो उस पर रेगुलर रिकरिंग खर्चा जो होता है वो रिपेयर्स और इंश्योरेंस का होता है, बट रेंट उन्होंने उस समय नहीं लिखा। तो क्या रेंट का खर्चा नहीं मिलेगा क्या? तो रेंट का खर्चा सर नहीं मिलेगा क्या? वो तो बिजनेस का ही खर्चा होता है ना। भाई रुको तो सही, इन्होंने क्या बोला? 30 से 36 उन्होंने स्पेसिफिकली खर्चों को बता दिया कि भैया दिस खर्चा दिस खर्चा दिस खर्चा दिस खर्चा दिस खर्चा विल बी अलाउड। लेकिन वो जब बैठे बना रहे थे तो उनको पता पड़ा यार बिजनेस में तो भर भर के खर्चे होते हैं, तो सेक्शन 37 उन्होंने बना लिया जनरल डिडक्शन। वहां उन्होंने क्या बोला? जो खर्चा 30 से 36 में नहीं आ रहा है वो 37 में अलाउड हो जाएगा, अगर वो बिजनेस का है, रेवेन्यू नेचर का है और लीगल खर्चा है। तो अगर रेंट 31 में नहीं आ रहा है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट अगर 31 में अलाउड नहीं हो रहा है, तो डरने की बात नहीं है, वो सेक्शन 37 में अलाउड हो जाएगा एज पर दीज रेस्ट्रिक्शन। अगर बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और लीगल एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको सेक्शन 31 में अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? यस और नो? तो समझ आया? ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन 28 क्या है पता है, सेक्शन 29 क्या है पता है, सेक्शन 30 और 31 की शुरुआत के लिए मैंने आपको क्या बोला? खर्चों को समझने के लिए सबसे पहले बिजनेस की नीड क्या है? सब बिजनेस की नीड है, एक तो बिल्डिंग चाहिए, इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा को हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, पहला बिल्डिंग और दूसरा फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग पे अगर आपका कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ है, यहां इन्होंने साफ बोल दिया, इट शुड द एक्सपेंडिचर शुड बी द रेवेन्यू नेचर का, द एक्सपेंडिचर शुड बी द रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर। सर कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं अलाउड होगा यहां पर, राइट? तो अगर आपने बिल्डिंग पे रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा किया है, तो सेक्शन 30 में आपको अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, राइट? और अगर आपने फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रिपेयर्स या इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो यस वो आपको अलाउड हो जाएगा, बट इट शुड बी द रेवेन्यू नेचर का। दोनों में मैंने आपको क्या बताया? बट इट शुड बी द रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। तो आप बोलोगे सर कोई जरूरी थोड़ी है, हम असेट्स खरीद भी तो सकते हैं, तो असेट जो खरीदेंगे उसका खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? सर मैंने तो मान लो फर्नीचर खरीद लिया, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली या मैंने बिल्डिंग खरीद ली, आपने तो बोला कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो 30 और 31 में अलाउड हो जाएगा, ये ऊपर आपने बता दिया। लेकिन सर मैंने तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर दिया, खरीद ली मैंने प्रॉपर्टी, तो उसका क्या होगा? बताओ उसका क्या होगा? अब बताओ उसका क्या होगा? अब जो तुम आंसर दे रहे थे वो अब यहां पर करेक्ट होगा, तो बताओ। ये राज पता नहीं गले में गड़बड़ है थोड़ी सी, जब गले में गड़बड़ होती है ना तो पूरा मामला ही बिगड़ जाता है। मेरा नेचुरल फ्लो थोड़ा सा डल हो जाता है। वेरी गुड। तो सर डिपार्टमेंट, तो अब क्या सर मैंने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया तो आपने 30 और 31 में बेनिफिट दे दिया, बट क्या होगा सर अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर दिया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने इंकर्ड कर दिया है तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना ले भैया, हम आपको डेप्रीसिएशन का बेनिफिट दे देंगे। सेक्शन 32 में हम देखेंगे डेप्रीसिएशन। समझ आ रहा है? हम आपको डेप्रीसिएशन का बेनिफिट दे देंगे और सेक्शन 32 में हम देखने वाले हैं डेप्रीसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। यस,
डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके ओके ओके, मतलब अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदी हो, बिल्डिंग खरीदी हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हो, और आपने देखो, अब यहां पर जब मैं एसेट्स बताऊंगा ना, एसेट्स तो हम दो टाइप के एसेट्स होती है, एक तो होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल, ठीक है ना। तो अगर आपने टेंजिबल एसेट्स खरीदी है तो भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इनटेंजिबल खरीदी है तो भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब टेंजिबल के अंदर देयर आर 3 टाइप्स, एक तो बिल्डिंग, एक फर्नीचर, एक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और इनटेंजिबल में आपका क्या आता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ठीक है ना। ये सब चीजें कहां आती है, इनटेंजिबल्स में आती है। अब आपका एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, अगर याद हो आपको, तो मैंने बोला भी था मुझे याद दिलाना, नॉन कंपीट फीस अगर आपने पे की है, राइट, तो आपने बोला था कि सर हमें खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। अब क्योंकि वो एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, उस पे आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और इंटेंजिबल पे जो डेप्रिसिएशन की रेट होती है दैट इज 25%। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया, समझ आया, यस और नो, यस और नो। ये कैसे पता चलता है कि इंटेंजिबल्स का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब समझा नहीं मैं आपका। मतलब ये जूही मैं नहीं समझा, ये इंटेंजिबल्स पर नहीं मिलेगा। राहुल का क्वेश्चन और जूही, आप दोनों का क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करोगे प्लीज थोड़ा। जूही का क्वेश्चन है इंटेंजिबल्स पर नहीं मिलेगा नॉन कम्पीट फीस का बेनिफिट, मतलब नहीं 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 नहीं, आप ये जो नॉन कम्पीट फीस पे कर रहे हो ना जूही, आप ये जो नॉन कम्पीट फीस के कर रहे हो, जैसे मैंने पे किया था, मैंने कहा बोलू भाई जाने का नहीं, ये ले 50 लाख रुपए, अपने इधर दुकान नहीं खोलने का, प्रेस्टीज फंड के अलावा कोई और जगह पोहे का दुकान खोल ले, यहां नहीं खोलने का। तो मैंने उसको जो 50 लाख रुपए दिए, उसके लिए तो क्या है वो इनकम, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, मेरी वो इंटेंजिबल एसेट्स है। मैंने राइट खरीद ली एक प्रकार के कि मेरे सामने दुकान नहीं लगाएगा वो, तो मेरे लिए क्या है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये ओवर ए पीरियड डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। समझ आया जूही। अब राहुल आपके क्वेश्चन पे आते हैं, पहले एक बार जूही आप कंफर्म कर दो, देन विल कम ऑन द क्वेश्चन ऑफ राहुल। ठीक है ना। तो आपने जो मुझसे पूछा था नॉन कम्पीट फीस, कंपनसेशन, ये क्या होता है, ये आपके लिए क्या बन जाती है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स बन जाता है, ठीक है। आप खर्चा कर रहे हो बट इट इज योर, आप क्या कर रहे हो, खर्चा करते हैं ना अपन, एसेट्स खरीदने के लिए भी तो खर्चा ही करते हैं, तो ये हमारी एसेट्स बन रही है, ये हमारी एसेट्स बन रही है। नॉन कम्पीट फीस जो आपने पे किया दैट विल बी योर एसेट्स, आपने जो कंपनसेशन पे किया दैट विल बी योर एसेट्स। और इस एसेट्स पर सर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बेनिफिट मिलता ही नहीं है। आप, मैंने क्या बोला था कि सर अगर आपने ये देखो, अगर आपने इंफ्रा पे खर्चा किया है, इंफ्रा पे खर्चा किया है तो क्या होगा, अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो 30 और 31 में अलाउड हो जाएगा सर। अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा, मतलब आपने असेट्स पर अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा, तो सर आपको उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और असेट्स को हमने यहां पर दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। लाइक गुडविल, जूही पहले एक बार मैं जूही का क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए देन राहुल आपको समझाता हूं मैं। अब गुडविल को तो इन्होंने यहां पर हटा दिया है इंटेंजिबल एसेट्स में से, ठीक है ना। आजकल पीजीबीपी में गुडविल ऑफ बिजनेस और गुडविल ऑफ प्रोफेशन विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो यस, उसकी वैल्यू कम कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने 50 लाख रुपए पे किए। अब राहुल के क्वेश्चन पे आता हूं मैं, अब राहुल के क्वेश्चन पे आता हूं कि 50 लाख रुपए अपन ने उसको नॉन कम्पीट फीस दी, ठीक है। ये हमारे लिए क्या बन गई, इंटेंजिबल एसेट्स, मेरी एसेट्स है ये। अब इसे मैं क्या करूंगा, हर साल 25% डेप्रिशिएट करूंगा। कितना हो गया हर साल 25%, 12.5 लाख रुपए। तो 12.5 लाख रुपए में हर साल उसे कम करूंगा, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 37.5। वही अमोर्टाइजेशन, वही अमोर्टाइजेशन जो आप बोल रहे हो ना गुडविल वाला अमोर्टाइजेशन, सेम अमोर्टाइजेशन ही है ये। फिर अगले साल 25% इसका कम होगा, तो इस तरीके से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर ए टाइम खत्म हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर।
समझ आया? हाँ जी। तो अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर मान लो आपकी बिजनेस इनकम है 28 के अंदर बिजनेस इनकम आ गई, 29 के अंदर आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, हाउ टू कंप्यूट द पीजीबीपी इनकम, ठीक है। 30 के अंदर और 31 के अंदर मैंने क्या बोला कि अब देखो खर्चों पे आ जाओ। खर्चों पे मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या चाहिए बिजनेस के लिए, इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा में आपका क्या क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया और फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी आ गया। तो बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो रिपेयर्स हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, रेंट हो या इंश्योरेंस हो, वो आपको सेक्शन 30 में अलाउड हो जाएगा। बट इट शुड बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने बताया था फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, रिपेयर्स और इंश्योरेंस का, यस सेक्शन 31 में अलाउड हो जाएगा। सर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे मैंने रेंटल का खर्चा किया तो 31 में अलाउड होगा क्या? नहीं अलाउड होगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने साफ साफ यही लिखा है, रिपेयर्स और इंश्योरेंस का खर्चा है अगर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का, तो ही सेक्शन 31 में अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। तो सर क्या अलाउड नहीं होगा? फिर मैंने क्या बोला, जो खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं होता है वो सेक्शन 37 में अलाउड हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर वो तभी अलाउड होगा जब वो बिजनेस का हो, रेवेन्यू नेचर का हो और लीगल एक्सपेंडिचर हो। आई होप दिस इज क्लियर, ओके, ठीक है ना। तो सर मैंने तो सर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है। सर आपने इनके केस में बताया रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया। अगर मैंने बिल्डिंग मतलब एसेट्स के लिए मैंने अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया, जैसे बिल्डिंग के लिए 30 में और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए 31 में। सर अगर मैंने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, मतलब मैंने खरीद ली प्रॉपर्टी, तो सर क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा? मिलेगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 32। तो आपका जो कल क्वेरी था अभी मैंने वो यहां रिजॉल्व कर दिया है। आपने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था कि सर इंटेंजिबल मतलब आप जो नॉन कंप्लीट फीस पे कर रहे हो उसके लिए बिजनेस इनकम बन जाएगा, तो क्या हमें खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा? क्या हमें खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा? नो, हमारे लिए वो खर्चों का बेनिफिट नहीं होगा, हमारे लिए वो असेट्स बन जाएगा एज ए इंटेंजिबल, ठीक है ना। हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो असेट्स बन जाएगा और असेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हर साल मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो पहला आपका वो क्वेश्चन था वो मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नॉन कंप्लीट फीस पेड, तो कभी भी पीएनएल में अलाउड मत करना, इट विल बी योर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 25%। चलो मैं बाद में बताऊंगा, रेट तो बाद में बताऊंगा। चलो यहां तक क्लियर। चलो चलो चलो, अभी आपने क्या बोला सर, अभी आपने क्या बोला कि सर अगर मान लो ये जो खर्चा है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है आज चाय पीनी पड़ेगी। थोड़ी देर में मैं 10 मिनट के बाद ब्रेक लूंगा, चाय पीऊंगा, देन विल स्टार्ट अगेन, नहीं तो मामला बैठेगा नहीं आज। हाँ जी, तो अभी आपको सेक्शन 30 समझ आ चुका है, सेक्शन 31 समझ आ चुका है, राइट। सेक्शन 30 बिल्डिंग से रिलेटेड है और ये आपका प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड है। बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन सा खर्चा आपका सेक्शन 30 में अलाउड हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, बताता हूं ना अभी। चलो वापस एक बार सेक्शन 30 और 31 बता दो मुझे। इसीलिए तो वो क्या बोल रहे हैं, समझो 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 समझो, आपने चलो वो पढ़ा हुआ है वहां पर अकाउंट्स में। अब समझो, जब इनकम टैक्स बन रहा था तो इनकम टैक्स वालों ने बोला देख भाई तू मशीनरी खरीदना है ना, मशीनरी खरीद रहा है, उस पर तेरे को ये खर्चा बेनिफिट मिल जाएगा। 31 रिपेयर्स का खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, तेरे को अलाउड हो जाएंगे। बोले सर मैंने एसेट्स खरीद ली तो क्या होगा, तो खर्चा अलाउड नहीं करोगे क्या? अरे रुक तो सही रे, तूने अगर ये खर्चे किए हैं, मान लो बिल्डिंग पे तूने रेंट का खर्चा किया, रिपेयर का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया, खर्चा किया जेब से, खर्चा किया जेब से, समझो जेब से, जेब से, है ना, हाँ खर्चा किया जेब से। कौन सा? रेवेन्यू नेचर का। कौन सा? रेवेन्यू नेचर का। डेप्रिसिएशन कोई खर्चा थोड़ी ना है, डेप्रिसिएशन एक अलग तरीके का खर्चा है। समझो अभी एक बार इसे, इन्होंने बोला भाई तूने अगर खर्चा किया
रेवेन्यू का, सॉरी रिपेयर्स का, इंश्योरेंस का, प्रॉपर्टी टैक्स का, रेंट का, तो तेरे को 30 में अलाउड हो जाएगा। सर मैं नहीं करता, मैंने तो असेट्स खरीद ली। तो अब मैंने 50 लाख की असेट्स खरीद ली, सर 50 लाख का खर्चे का बेनिफिट नहीं दोगे क्या? बोले नहीं, 30 में नहीं देंगे, हम तेरे को 50 लाख पे डेप्रीशिएशन का बेनिफिट दे देंगे। तो इसीलिए तो उन्होंने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 32। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो यहां पर उन्होंने बोला है रिपेयर्स का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा और रेंटल खर्चा जो आप जेब से दे रहे हो, राइट। सर मैंने कोई यहां पर एसेट्स ही खरीद ली तो क्या होगा? नहीं भैया, एसेट्स खरीद ली तो यहां तेरे को अलाउड नहीं करेंगे पीएनडल में, हम उस पे तेरे को सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिलवा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, मान लो 1 करोड़ की एसेट्स खरीद ली, तो 1 करोड़ का बेनिफिट ले लो पीएनडल अकाउंट में? नहीं भैया नहीं, उस पे हम तेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 32 इंट्रोड्यूस किया पर्टिकुलरली फॉर डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर पीजीबीपी। यस, है ना। सो कनेक्ट करते हुए चलो, मैं इसलिए हर चीज को कनेक्ट करवाता हूं, बिल्कुल लॉजिकल। पैसा कहां जा रहा है? जहां पैसा जा रहा है उसको तो उन्होंने वहां ले लिया, तो इस तरीके से मैंने कनेक्ट करवाया है, राइट। आई होप दिस इज करेक्ट शिवानी, क्लियर। और इसी तरीके से आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए कोई रिपेयर का खर्चा किया या इंश्योरेंस का खर्चा किया तो यस, वो सेक्शन 31 में अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर सर मैंने प्लांट और मशीनरी खरीद ली तो क्या होगा? तो टेंशन काहे को लेता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो सेक्शन 32 में तेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दोगे? हाँ, ओ ओके, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दोगे। ये क्या होता है सर डेप्रिसिएशन? मुझे क्या पता क्या होता है, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं। चलो जी बताओ क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये होता क्या है डेप्रिसिएशन? हाँ जी बताओ, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दो क्या है। यस, क्या होता है डेप्रिसिएशन बताओ। व्हाट इज डेप्रिसिएशन बताइए। नॉन, हाँ, यस, एक्चुअल में है क्या, टर्मिनोलॉजी है क्या ये डेप्रिसिएशन, कंसेप्ट क्या है? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब ओवर अ टाइम जो एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सिंपल आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जाएं तो यस, सेम इनकम टैक्स में भी उन्होंने बोला है कि भैया हम आपको क्या करेंगे, हर साल उस पर एक डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम आपको दे देंगे, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, वेरी गुड। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, वेरी गुड। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू ऑब्सोलेशन, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस वगैरह वगैरह, वेरी गुड, ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर तुम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो हम आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे, एंड डेप्रिसिएशन इन्होंने बताया है सेक्शन 32 के अंदर, ठीक है ना, सेक्शन 32 में। अब ये कह रहा है बिजनेस के लिए अगर तुम कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो हम तुम्हें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे। साफ बोल दिया इन्होंने भैया, इन्होंने साफ बोल दिया कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तुम्हें कब मिलेगा? पहले तो तुम्हारे एसेट्स पर ओनरशिप होनी चाहिए, ओनरशिप, मालिक तो होने चाहिए भैया। एसेट्स किसी और की, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मैं ले लूं, ऐसा थोड़ी होता है यार। एसेट्स मैंने खरीदी होगी तभी तो मेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, अभी बताता हूं ये क्या होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है। तो बेनिफिट कब मिलेगा? पहला, आपका मालिकाना हक होना चाहिए, योर ओनरशिप शुड बी देयर, प्लस आप उस एसेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो। भाई साहब घर पे एसी लगा लिया और बिजनेस में एडवांटेज ले लूं, ऐसा नहीं चलता है।
वो एसेट्स बिजनेस में यूज आनी चाहिए। भैया बिजनेस को खर्चे का बेनिफिट चाहिए ना, तो बिजनेस में वो एसेट्स यूज आनी चाहिए, बिजनेस में वो एसेट्स यूज आनी चाहिए। तो आपके पास ऑनरशिप हो, दूसरा आप वो बिजनेस में एसेट्स यूज कर रहे हो, प्लस आपने उस एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया हो। दिस इज द टर्मिनोलॉजी रेडी टू यूज। आपने उस एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया हो, रेडी टू यूज। चलो ये टर्मिनोलॉजी आज समझते हैं, ठीक है। तो आज अपना पूरा सेशन ऑलमोस्ट इसी पे ही जाएगा, डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में चाय पीऊंगा एक यार, फिर आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज तुम्हें पहले ये टर्मिनोलॉजी तो कंप्लीट करा देता हूं। तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 32 में हम आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे। सेक्शन 32 में हम आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो। बट एक चीज ध्यान रखना, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप इट इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। दूसरा, आप उस एसेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो तो ही तो बिजनेस में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। भाई साहब घर पे यूज कर रहे हो, पड़ोसी के वहां यूज कर रहे हो, तो बिजनेस में कैसे एडवांटेज ले लोगे? कमाल करते हो पाजी यार आप। और तीसरा, आपने उस एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया हो, मतलब वो एसेट्स इज रेडी टू यूज, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने एसेट्स को लाके रख दिया, रेडी टू यूज नहीं है, तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज रेडी टू यूज? कोई बताएगा व्हाट इज रेडी टू यूज? यस, व्हाट इज रेडी टू यूज? कोई बताएगा क्या? इंस्टॉल, ओके, इंस्टॉल्ड, ओके, आफ्टर इंस्टॉलेशन, वेरी गुड। कैपेबल ऑफ गिविंग आउटपुट, वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हो आप सभी। रेडी टू यूज या पुट टू यूज, वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपकी एसेट्स रेडी टू यूज है। मतलब अब समझो, जैसे आपको इस कैल्सी को बनाना है, ठीक है। अब इस कैल्सी को बनाने के लिए आप मशीन लेकर आ गए, जापान से आप मशीन लेकर आ गए, ऑपरेशन में आ गई हो, ठीक है। जापान से आपने ऑपरेशन में आ गई हो, मतलब इट्स रेडी फॉर ऑपरेशन, रेडी फॉर ऑपरेशन। अब रेडी फॉर ऑपरेशन को समझना, अब आप मशीन लेके आए, अब आप क्या मशीन में मटेरियल डालोगे, इस साइज का कैलकुलेटर निकल जाएगा क्या? सर डाउट है, डाउट है। हो सकता है थोड़ा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे आए, नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट चाहिए। भाई मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि अगर मैं इस साइज का बॉटल निकालना है तो यस, इसी शेप और साइज का बॉटल निकलना चाहिए। दिस इज माई पर्पस। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहता है तो दिस इज नॉट पुट टू यूज, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन मैं चाहता हूं अगर वो डिलीवर करने के लिए रेडी है, देन आई विल से कि इट इज रेडी टू यूज। हाँ ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस बोतल को बनाने के लिए मशीन वगैरह सब तैयार है, वो मेरी टीम बोलती है सर तैयार है सर, हम वी आर रेडी, हम काम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मशीन इंस्टॉल्ड हो गई उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स रेडी टू यूज। मशीन ऑपरेशनल है, चालू हो गई, उसका मतलब ये नहीं है इट्स रेडी टू यूज। मैं मशीन से ये बॉटल बनाना चाहता हूं, क्या इस साइज और इस शेप की बॉटल निकल जाएगी क्या? बोले सर एक बार ट्रायल रन करके देख लेते हैं। ट्रायल रन किया, इस शेप की बॉटल नहीं निकली, बताओ क्या रेडी टू यूज है? नो। फिर वापस ट्रायल रन किया, इस शेप की बॉटल निकल गई, नाउ आई कैन से इट्स रेडी टू यूज। समझ आया? पुट टू यूज मतलब अब मैं जो चाहता हूं वो डिजायर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, दैट वी कैन से रेडी टू यूज। सिंपल शब्दों में पुट टू यूज, ठीक है ना। अब मुझे एक बताना, फायर एक्सटिंग्विशर्स था, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में लेके आ गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स में लेके आ गया, मैंने रख दिया, क्या वो रेडी टू यूज है या नहीं? बताओ, या एक बार चला के देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, बताओ बताओ। बस इसमें यही ध्यान रखना कि अगर आप असेट्स कोई खरीद रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो रेडी टू यूज है। अगर वो रेडी टू यूज नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस, वेरी गुड आदिना। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ गए हो सो इट इज इमीडिएटली रेडी टू यूज। कोई इसको चला के देखूंगा तो वो फायर एक्सटिंग्विशर फिर क्या खत्म हो गया हो, तो
अगर मैंने एक बार भी उसका क्लिप हटाया तो समझ लो वो फिर तो खत्म है, वो फिर तो मुझे नया लेना पड़ेगा, राइट। सो इट इज रेडी टू यूज। क्या कर रहे हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स लाके रख दिया, इट इज रेडी टू यूज। अब क्या आग लगेगी, बस उसे चलाना है, समझ आ रहा है, आग लगेगी चलाना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स के केस में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी के केस में कोई मशीनरी लेके आता हूं वो रेडी टू यूज कब होगी, जब वो रेडी फॉर प्रोडक्शन है। रेडी फॉर प्रोडक्शन जो डिजायर्ड प्रोडक्शन है उसके लिए रेडी है कि भैया हाँ अब हमारा डिजायर्ड प्रोडक्शन निकल जाएगा, दैट्स इट, वो रेडी टू यूज कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो रेडी टू यूज टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। इन्होंने क्या बोला है कि हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आदित्य बोल रहा है सर पॉइजन के केस में क्या होगा, पॉइजन इज नॉट ए एसेट्स भाई, इसको तो यूज करो ना करो यू विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। पॉइजन इज नॉट एसेट्स, ठीक है। सो अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो और वो अगर आपकी रेडी टू यूज है और वो बिजनेस में यूज आ रही है, सर मैंने एसी खरीद लिया, अरे वाह यार कहां लगाया, घर पे लगाया, सर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिजनेस में यूज आनी चाहिए भाई साहब वो एसेट्स, इट शुड बी यूज फॉर द बिजनेस, ठीक है। और आपके पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। सर मेरे पड़ोसी ने एसी खरीदा है, क्या मैं बेनिफिट ले लूं, भाई साहब आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए, आपने खर्चा किया हो देन यू विल गेट द बेनिफिट, देन बेनिफिट। सर डीम्ड ओनरशिप मतलब क्या है, खर्चा आपने किया हो, खर्चा आपने किया हो, ठीक है ना, यू आर द फाइनेंशियल ओनर। हो सकता है आपने किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड करा दिया, इररिलेवेंट, बट खर्चा आपकी जेब से लगा हो, राइट, यस यू आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। मान लो मैंने किराए की एक फैक्ट्री ली, पॉइजन का ही बिजनेस है तो उसका स्टॉक हो गया, एसेट्स थोड़ी है, स्टॉक हो गया मेरे भाई, एसेट्स थोड़ी है वो। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स क्या होती है जिसका ओवर ए टाइम आपको बेनिफिट मिलता है ना, ओवर ए टाइम आपको बेनिफिट मिलता है, मोर देन 1 ईयर जिसका बेनिफिट मिलता है, दैट कॉल्ड एसेट्स। अदरवाइज हर चीज एसेट्स नहीं होती ना, यस मतलब एसेट्स क्या होती है उसको समझो, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, दैट इज एसेट्स, सिंपल, राइट। अरे स्टॉक एसेट्स कहाँ होता है भाई, क्या करते हो, स्टॉक इन ट्रेड तो आपकी परचेज होती है, P&L में उसे आप दिखाते हो परचेज में, वो एक अलग बात है। क्लोजिंग स्टॉक इज ए डिफरेंट थिंग, बट मैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसे परचेज में दिखाते हो ना, जो भी आप माल खरीदते हो वो परचेज में आता है, बट अगर आप एसी खरीदते हो तो आप P&L में दिखाते हो क्या, नहीं दिखाते, राइट, अनटिल एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ना हो। अगर आप एसी खरीद रहे हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, देन इट विल बी योर स्टॉक, इट कैन बी योर स्टॉक हो सकता है, ठीक है ना, बट कभी भी स्टॉक एसेट्स नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, पॉइजन विल बी प्रोडक्ट नॉट एसेट्स, जो उस मशीनरी से बनेगा, ठीक है ना। एसेट्स लेके आओगे ना, उस एसेट्स में कोई मिक्सचर करोगे फिर बनेगा तुम्हारा ये पॉइजन। यस चलो जी, ठीक है, पॉइजन वॉइजन वाली बातें मत करो तुम, हैं। चलो जी आ जाओ। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, अपन पढ़ रहे थे कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है, यस यू विल गेट बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब वो एसेट्स रेडी टू यूज है, बिजनेस में यूज आ रही है और आपके पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप मतलब यू विल बी द ऑनर, ऑनर, ठीक है ना, मतलब आपने पैसा लगा हो। ऑनर इट इंक्लूड्स डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर का एग्जांपल मैं ले रहा था, मान लो ये फैक्ट्री है, ये मैंने किराए पे ली, ये मैंने रेंट पे ले रखी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ऑटोमेटेड रूम बनाना है, तो मैंने इस एरिया में एक ऑटोमेटेड रूम डेवलप किया, ऑटोमेटेड रूम डेवलप किया,
ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट आई 40 लाख रुपए। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 40 लाख रुपए आपने कैपिटल खर्चा किया है, बट आपकी ये प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं, आपने बोला ऑनरशिप होनी चाहिए, इस पे अपनी ऑनरशिप कहां है? अरे भाई नो डाउट ये किराए की जगह है, बट ये खर्चा तो मैंने किया है ना, सो इट इज इंडिकेटिंग राइट, यहां पर मेरी क्या हो जाएगा, डीम्ड ऑनरशिप हो जाएगी, ये खर्चा तो मैंने किया है, सो आई एम द डीम्ड ऑनर इन दैट केस। सो यस, इस 40 लाख रुपए पे भी मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मैं जब कॉर्पोरेट में था, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? अभी देखो, अभी ठीक है। जैसे मैं कॉर्पोरेट में था, ये एग्जांपल मैंने बताया अभी कि मान लो ये फैक्ट्री है, वापस बताता हूं, ये फैक्ट्री है, ठीक, इस फैक्ट्री में मैंने ये रूम डेवलप करवाया, ऑटोमेटेड रूम। ये फैक्ट्री मैंने पूरे किराए पे ले रखी है और मैं इसका किराया रेंट पे करता हूं, बट इसमें मैंने एक रूम डेवलप कराया फॉर मेरे को मेरे मशीनरी वगैरह के हिसाब से चाहिए, एक ऑटोमेटेड रूम डेवलप करवाया, 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो क्या मेरे को इस पे बेनिफिट मिलेगा ही? आप बोलोगे सर आपकी ओनरशिप है ही नहीं सर, आप तो मालिक ही नहीं हो यहाँ के, आप तो मालिक तो कोई और है। अरे कोई बात नहीं, बट ये जो पैसा मैंने लगाया है यहाँ पर मेरी डीम्ड ऑनरशिप क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो डीम्ड ऑनरशिप क्रिएट होने के कारण इस 40 लाख रुपए में मेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मैं मेरे कॉर्पोरेट में हम क्या करते थे, हमने रेंटल पे ले रखा था, हमारा लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। अब 30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, तो हमने क्या करा, कैंटीन जो एग्जिस्टिंग कैंटीन थी जब हमने किराए पे लिया था, और जो वॉशरूम्स थे डिमोलिश करके हमने नए डेवलप किए, तो हमने उस पर मोटा खर्चा डाला, मान के चलो 50 से 60 लाख का खर्चा हमने डाला कैंटीन और वॉशरूम्स पे। तो हमने क्या दिखाया, दीज आर द असेट्स कैटेगरी में हमने उसे डिफाइन किया, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, और सॉरी बिल्डिंग के अंदर हमने उसे डिफाइन किया, और बिल्डिंग पे डिफाइन करके उस 50 लाख या 60 लाख पे हमने हर साल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लिया। यहां पर उस मकान, उस जगह पर हमारी ओनरशिप नहीं है, बट हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है, तो यहां पर हमारी ओनरशिप यहां पर डेवलप्ड हो जाती है। यस, वी विल ट्रीटेड एज द डीम्ड ऑनर, और डीम्ड ऑनर होने के कारण हमें उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक क्लियर है कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? सबसे पहला आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए, दूसरा बिजनेस में यूज आनी चाहिए, तीसरा वो पुट टू यूज हो गई हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस में अगर आपको बोल दिया जाए कि असेट्स परचेज्ड इन ईयर 23-24 बट पुट टू यूज इन 24-25, तो 23-24 में आपको उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 24-25 से। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब आपके एसेट्स पुट, मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपके पास ऑनरशिप हो, बिजनेस में यूज आ रही हो, और तीसरा पुट टू यूज आपने कर लिया हो, तो ही आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, अब मैं चाय पी लूं यार ना, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, देन विल स्टार्ट अगेन। 10:45 पे मिलते हैं, 10:45 पे, ठीक है। चलो जी, ब्रेकफास्ट वगैरह करते जाओ मेरे साथ में, ठीक है। हाँ जी, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं कि कब आपकी, अभी हम क्या देख रहे हैं, पीजीबीपी के केस में हमने देखा है कि हमने देखा सर सेक्शन 28 इनकम के बारे में बताता है, सेक्शन 29 किस तरीके से पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट की जाती है वो बताता है, ठीक है। सेक्शन 30 और 31 मैंने क्या बोला, अब खर्चे के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बिजनेस का इंफ्रा में क्या क्या होता है, बिल्डिंग, और यहां पर क्या हो गया, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग, और ये हो गया फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग पे जो खर्चा होता है सेक्शन 30, और फर्नीचर पे जो खर्चा होता है सेक्शन 31 में हमने देख लिया है। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस का जो खर्चा होता है, रेंट बिल्डिंग का, वो सेक्शन 30 में आपको अलाउड हो जाएगा। रिपेयर्स और इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है सेक्शन 31 में वो अलाउड हो जाता है, ठीक है। अब सर अगर आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा, तो सर आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक है, तो डेप्रीशिएशन, तो अभी अपन देख रहे हैं सेक्शन 32। सर अगर आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो यहां पर मैंने आपको बताया डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा, बताओ कब मिलेगा। बताओ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा। यस बोलिए, क्या हो गया। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, तीन चीजें, आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए, प्लस ऑनरशिप होनी चाहिए, असेट्स बिजनेस में यूज आनी चाहिए, और पुट टू यूज। असेट्स ऑनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस में यूज आनी चाहिए, और पुट टू यूज। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द डेप्रिसिएशन। पुट टू यूज मतलब रेडी टू यूज, ठीक है ना, रेडी टू यूज। बिजनेस में यूज आनी चाहिए, ये बोलता है कि आप ऐसा ना हो कि असेट्स घर पे यूज कर रहे हो या बिजनेस में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हो, नहीं मिलेगा। बिजनेस में यूज आनी चाहिए होली और पार्टली, ठीक है। अगर मान लो आपकी ये असेट्स बिजनेस में, मान लो कभी कभी होता है ना कि 60% बिजनेस में यूज आ रही है और 40% पर्सनल यूज आ रही है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन या कोई भी खर्चे का बेनिफिट है उस असेट्स पर 60% ही मिलेगा। मान लो आपकी कोई असेट्स है जिसपे आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है, और 60% बिजनेस में यूज आ रही है और 40% पर्सनल यूज आ रही है, तो आपको 10,000 का 60% 6,000 रुपए ही बिजनेस में अलाउड हो जाएगा। बट ये कहता है कि बिजनेस में यूज आनी चाहिए तो ही आपको उस पर बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेम फॉर द डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब मुझे बताओ, चलो हमें समझ आ गया कि हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सर ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा कैसे, कौन बताएगा। हाउ वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, बताओ जी, कैसे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आपने बोल तो दिया कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, बट दोगे कैसे सर, बताओ तो सही। कैसे बताओ, कैसे दोगे बताओ। आज मान लो मैंने 50 लाख की एसेट्स खरीदी, पुट टू यूज कर लिया मैंने, मान लो 23-24 के अंदर पुट टू यूज कर लिया। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कैसे दोगे, मुझे बताओ। बताओ क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, किस तरीके से मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दोगे। सोचो, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो, कोई टेंशन नहीं है। आयुषी का क्वेश्चन है कि सर कोई अदर एसेट शो कर दी, मान लो मैंने कोई अदर एसेट शो कर दी तो डिपार्टमेंट को पता कैसे पड़ेगा ये बिजनेस में यूज हुई या ना हुई। देखो जब तक आप डिपार्टमेंट, मैंने क्या बोला था, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर रिटर्न फाइलिंग आपने मेरे साथ पढ़ा था तो आप देखो मैंने क्या बताया था, डिपार्टमेंट बोलता है एक बार तू तेरी डिटेल दे दे, तू तेरी डिटेल दे दे, फिर मैं मेरे हिसाब से तेरा वेरिफिकेशन करूंगा। तो जब आपका वो वेरिफिकेशन करता है तब वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ही नहीं करता है, अगर उसकी सटक गई तो आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, आपके हर प्लेस पे वो आ सकता है। उसे बोलते हैं रेड, सर्च एंड सर्वे। तो जब वो सर्वे कर लेगा और अगर उसको पता पड़ गया कि आपने गड़बड़ करी हुई है तो भाई साहब फिर मोटी पेनल्टी लगेगी। देखो जब तक उसको पता नहीं पड़ा तब तक भर भर के गड़बड़ी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हिंदुस्तान के आधी क्राउड गड़बड़ियां करती है, लेकिन जो उसके पकड़ में आ जाता है वो फिर वो सलट जाता है उसका मामला, ऐसा है। समझ आया? यस ठीक है। अभी मान लो मैं कोई घर पे एसेट्स यूज ले रहा हूं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा बिजनेस में, राइट। और आधी क्राउड करती है कि घर पे गाड़ी खरीदी,
घर पे एसी लगाया और बिल बनवा लिया, चला भैया बिल अपने यूज कर लो, करते हैं, सब करते हैं। बट जिस दिन पता पड़ गया डिपार्टमेंट वालों को आपके असेसमेंट के अंदर, तो फिर मामला सलट जाएगा आपका, ऐसा। ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो यहां पर अब मेरा क्वेश्चन है कि सर मैंने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो आपने बोला सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, हम आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे एज पर सेक्शन 32। तो कोई बताएगा किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा? यस, बताओ। एक्सपेंसेस शो करेंगे इन पीजीबीपी, कैसे शो करोगे बताओ मुझे, बताओ ना। वही तो बोल रहा हूं, 50 लाख का एसेट तुमने खरीदा, ठीक है ना? अब उस पर तुम्हें डेप्रिसिएशन शो करना है। हाउ यू विल शो, हाउ यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और कैसे शो करोगे, कितना अमाउंट शो करोगे, बताओ। तो आप बोलोगे सर हमें समझ तो आ गया डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा सर, बताओ तो सही। फ्रॉम पुट टू यूज, ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन रेट लगा देंगे, ओके। हाँ, एज पर परसेंटेज गिवन बाय द डिपार्टमेंट, वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमें समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल तो जाएगा, लेकिन सर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो देयर आर टू मेथड टू कैलकुलेट ऐसे डेप्रिसिएशन। एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम क्या होता है? एक तो होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी, ठीक है? यस, एसएलएम में क्या होता है कोई बताएगा, और डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कोई बताएगा मुझे? थोड़ा सा अकाउंटिंग से डिफरेंट करूंगा, थोड़ा सा पहले तुम्हारा अकाउंटिंग का नॉलेज बता दो कि अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग एसएलएम और डब्ल्यूडीवी से क्या समझते हो, देन आई विल गिव यू कि टैक्सेशन में अब तुम्हें किस तरीके से इस चीज को कनेक्ट करना है। ओके, बिल्कुल ठीक है। चलो, एसएलएम में अगर आपको आइडिया हो तो अकाउंट्स में आप क्या करते हो, मान लो 10 लाख की एसेट्स है, उसकी लाइफ है मान लो 5 साल, तो आप क्या करते हो, ओवर लाइफ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, है ना? तो हर साल आपको 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाता है, करेक्ट? यही होता है। तो एसएलएम सेम एज अकाउंटिंग, सेम एज अकाउंटिंग। आप क्या करते हो, उसे ओवर लाइफ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ओवर लाइफ आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है ना? कि भाई 10 लाख रुपए की एसेट्स है, उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल, तो आप उसे उसकी लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और हर साल 2 लाख रुपए का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अब एक चीज यहां पर आप ध्यान रखना, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम का जो ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही, पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही वो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना? ओनली पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही एसएलएम का ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी सभी को बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अब डब्ल्यूडीवी होता कैसे, आज मैं आप कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक्चुअली अब नेक्स्ट सेशन में कल ही लूंगा, ठीक है ना? आज मेरे को लग रहा है कि इट्स नॉट कंफर्टेबल, मेरा मतलब मेरे गले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आज नहीं लूंगा ज़्यादा सेशन अभी कल ही बताऊंगा आपको एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बारे में, ठीक है? तो बस एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूं, 1 मिनट रुकना है यार।
यस, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। देयर आर टू मेथड, एक तो हो गया एसएलएम और एक हो गया डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में क्या हो जाता है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ये ऑप्शन होता है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएलएम। सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ये ऑप्शन होता है ना, कि वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी ऑप्ट कर ले और चाहे तो एसएलएम ऑप्ट कर ले। बट बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कंपल्सरी डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना होता है, कंपल्सरी डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना होता है, कंपल्सरी कंपल्सरी कंपल्सरी। मान लो आज मेरी कोई फैक्ट्री है तो मेरे लिए कंपल्सरी है कि मैं डब्ल्यूडीवी से ही कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरा पावर जनरेटिंग यूनिट है तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं डब्ल्यूडीवी ऑप्ट कर लूं या एसएलएम ऑप्ट कर लूं। तो अब पहला हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा था कि सर हमने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा, भाई कोई टेंशन नहीं है, सेक्शन 32 में तुम्हें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट सर डेप्रिसिएशन समझ में आ गया कि सर ऑनरशिप हो, बिजनेस में एसेट्स यूज आ रही हो और पुट टू यूज हो गया हो तो मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट कैसे सर, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? सो देयर आर टू मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। ठीक है, एसएलएम ओनली फॉर द पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए है, ओनली फॉर द पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑप्शन है उनके पास, वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी ले ले और चाहे तो पावर एसएलएम ले ले। बट उसके अलावा जो है पावर जनरेटिंग यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट्स हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी है कि उन्हें डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब यहां पर एक अलग चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है। एसएलएम तो मैंने समझा ही दिया कि नंबर ऑफ लाइफ्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बट डब्ल्यूडीवी में क्या होता है देखो। डब्ल्यूडीवी में जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ब्लॉक ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पे। ब्लॉक ऑफ कंसेप्ट, ये ब्लॉक ऑफ कंसेप्ट क्या है कल और डिटेल में बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सेम टाइप ऑफ असेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक रेट्स बताई हुई है, स्पेसिफिक रेट्स बताई हुई है। समझो, पहले रेट्स को समझो। मैंने आपको बताया था ना टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर तीन पार्ट में अपन ने इसे कैटेगराइज किया है, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इंटेंजिबल्स में मैंने आपको क्या बताया, जो रेट होती है 25% होती है। बिल्डिंग पे जो रेट होती है वो मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे तो बताता हूं आयुष, ये सब चीजें बताऊंगा, बट अभी अभी नहीं। 6 मंथ का लगेगा ना, इफ बिफोर 5 अक्टूबर ऐसा नहीं है, बताता हूं मैं। यस, थोड़ा बहुत आप सही बोल रहे हो, लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। और यहाँ पे भी कुछ रेट्स होती है, जैसे यहाँ पर 5% की रेट है, ठीक है ना। अगर मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो सब बताऊंगा, ये कुछ में 10% की रेट है और कुछ में 40% की रेट है। फर्नीचर में आप जाओगे तो 10% की रेट है। प्लांट में 15% की रेट इज अ बाई डिफॉल्ट रेट, बट कुछ में 30% है, कुछ में 40% है, कुछ में 20% है, राइट। तो ये सब मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो इन्होंने क्या बोला है, सेम टाइप ऑफ असेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दिस इज सेम टाइप ऑफ असेट्स। ये कहता है बिल्डिंग के अंदर जो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है उनका एक अलग ब्लॉक बना लो। फर्नीचर के अंदर या प्लांट एंड मशीनरी में जो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के असेट्स है उनका एक अलग ब्लॉक बना लो और फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। और ये सारी चीजें अब कल ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा है ना। इफेक्टिवली जब मैं बताऊंगा तो मजा भी आएगा, अभी कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल राइट नाउ। सो अपन कल इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए